असल में बेसिक मकसद ये है नॉर्मलाइजेशन का कि एक डेटाबेस को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सके और डेटाबेस के अंदर रिपीटेशन कम हो जाए डाटा की रिस्पेक्ट से। क्योंकि अगर हम किसी एक टेबल के अंदर मल्टीपल डाटा बार बार रिपीट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि जिन्हें कहते हैं 1NF, फिर 2NF, फिर 3NF और एक होती है BCNF। ठीक है भाई, जो 1NF है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, फिर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और फिर ये होता है वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये 4 तरह की नॉर्मलाइजेशन होती हैं। वैसे इसके अलावा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी है और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी है, लेकिन मेन जो जिसके बाद डेटाबेस को कहेंगे कि हाँ अब डेटाबेस नॉर्मलाइज हो गया है तो वो ये 3NF तक फॉर्म होगी। ठीक है, अच्छा, दरअसल नॉर्मलाइजेशन का बेसिक मोटिव तो हमें समझ में आ गया कि क्या काम है भाई, इससे डेटाबेस में डाटा की रिपीटेशन कम हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, जैसे कि एक टेबल है हमारे पास। ठीक है, उस टेबल के अंदर आईडी और नेम और एज, ठीक है, या चलो एज दे दो। हाँ, अब नेम और आईडी एज है। अगर मैं इसके अंदर जो है ना रिकॉर्ड्स एंटर किए, मैंने 1 2 3 आईडी डाल दी, सही है, और नेम यूज कर लिया कोई ABC DEF GHI या जो भी, ठीक है, इसके अंदर सिंपल एक ही टेबल है। ठीक है, इसके अंदर मैं मजीद रिकॉर्ड्स ऐड कर देता हूँ, जैसे एज की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ कोर्स नेम। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कोर्स ड्यूरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कोर्स नेम और कोर्स ड्यूरेशन, तो ऐसे फर्स्ट करो यहाँ पर स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट के टेबल के अंदर फर्स्ट नेम आया, उसका स्टूडेंट के नाम के साथ स्टूडेंट पे रजिस्टर हो रहा है। फर्स्ट करो कोर्स ITC का, ITC की कोर्स का ड्यूरेशन है, फर्स्ट करो 3 क्रेडिट आवर्स। ठीक है, 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है। तो यहाँ पर हमने दोबारा एक और दूसरा स्टूडेंट है, उसके लिए भी ITC का कोर्स रजिस्टर किया, तो वो भी 3 क्रेडिट आवर का है। ठीक है, सेम यहाँ पर तीसरा स्टूडेंट है, उसके लिए भी हमने ITC का कोर्स रजिस्टर किया, वो भी 3 क्रेडिट आवर का है। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हम चाहें तो इन चीज को सिंप्लीफाई कर एक अलग सेपरेट टेबल में बना दें, तो ये फिर डाटा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे में जब मल्टीपल डाटा सेम चीजें रिपीट हो रही हैं सेम कॉलम, जैसे ये कॉलम इस पर डिपेंडेंट है कि ITC का कोर्स 3 क्रेडिट आवर का है, तो ये एक बार चीज मेंशन हो गई तो ये बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह से जो रिपीटेशन हो रही है, इस चीजों को सिंप्लीफाई करना, ये तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल दी है, इसकी जब डिटेल होगी तो उसमें मल्टीपल बहुत सारे कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को सिंप्लीफाई कर एक सिंपल टेबल बना देना, ये चीज होती है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना भाई, तो अब इसमें हम बारी बारी देख लेते हैं कि सारी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में किससे क्या होता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट NF या 1NF। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, ठीक है ना, कि भाई नॉर्मलाइजेशन का मकसद है डेटाबेस से डाटा की रिपीटेशन कम से कम हो जाए। ठीक है, जो हमारे पास 1NF है यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसका बेसिक मोटिव ये होता है कि एक कॉलम में अगर वैसे इसको देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन को कुछ मैथमेटिकल रूल्स के जरिए जो है ना वो समझने की कोशिश की जाती है, तो और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बेसिक कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं कर रहा, बेसिक सिंपल वे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो नो मल्टीपल वैल्यूज इन a column for one record। इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉलम के अंदर अगर एक रिकॉर्ड की मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं तो इसका मतलब वो 1NF नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक टेबल यहाँ मैंने बनाया, इस टेबल के अंदर एक ये फर्स्ट करो नेम के साथ यहाँ पर फर्स्ट करो कोर्स नेम आ गया, तो यहाँ स्टूडेंट का नेम है ABC और यहाँ कोर्स नाम आ गया ITC,
कॉमा, एक और वैल्यू आ गई इसमें DBMS, एक और वैल्यू आ गई CP। तो ये एक साथ एक कॉलम के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए 3 वैल्यूज हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर कॉमा सेपरेट वैल्यू, दूसरा स्टूडेंट है PQR, ठीक है, ये स्टूडेंट का नेम का कॉलम है और ये कोर्स नेम का कॉलम है, ठीक है। सेम इस तरह यहाँ पर दूसरा कॉलम है, उसके अंदर भी हो सकता है कि ITC और CP के कोर्स। तो ये जो एक ही कॉलम के अंदर एक रिकॉर्ड के लिए मल्टीपल वैल्यूज आ गई हैं, ये जब आ जाएं तो इसका मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि हमारे पास जो मल्टीपल वैल्यूज हैं उन्हें रिमूव कर कर सिंगल वैल्यूज देखी जाए, ठीक है। यानी इसको अगर मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना चाहूँगा तो इसकी यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म इस तरह से बनेगी कि ये मैं जो ABC रिकॉर्ड नेम है, स्टूडेंट नेम, और ये कोर्स नेम, ठीक है। तो ये स्टूडेंट नेम में जो पहला रिकॉर्ड है ABC, उसके साथ में पहली मर्तबा रखूँगा ITC, दोबारा ABC का रिकॉर्ड, फिर DBMS, फिर दोबारा ABC का रिकॉर्ड, फिर CP। तो ये जाकर ये पहला रिकॉर्ड कंप्लीट होगा, ठीक है। मेरा मतलब है ये अलग अलग इंडिविजुअली अलग अलग रिकॉर्ड्स में रखे जाएंगे। तो ये पहले रिकॉर्ड को हमने 3 रिकॉर्ड में ब्रेक करके रखा। सेम इस तरह यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड PQR है, तो उसके लिए भी मुझे एक मरतबा ITC के लिए अलहदा रिकॉर्ड में डालनी पड़ेगी एंट्री, फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे दोबारा से एक अलग रिकॉर्ड में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी CP के लिए। तो ये क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमें क्या कहती है कि सिंप्लीफाई करके एक कॉलम के अंदर एक सिंगल वैल्यू आए। इसे आसान और अच्छे लफ्जों में कहा जाता है कि एटॉमिक वैल्यूज हों, एटॉमिक वैल्यूज हों हर कॉलम। इसका मतलब एक कॉलम एक रिकॉर्ड के लिए एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है फर्स्ट नॉर्मल, ठीक है भाई। अभी हमने देखा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, तो अब हम बात करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, यानी 2NF। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का जो रूल है वो ये कहता है कि भाई सबसे पहले तो जो टेबल है या डेटाबेस जो है वो उसका टेबल उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा हो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है उसे इम्प्लीमेंट कर रहा हो टेबल। उसके बाद दूसरा रूल ये कहता है कि जो हमारे पास टेबल है, सिंपल अगर लफ्जों में कहें कि एक चीज इससे पहले मैं तुम्हें बल्कि बता देता हूँ, एक चीज होती है प्राइम कॉलम्स और एक होती है नॉन प्राइम कॉलम्स। प्राइम कॉलम्स क्या होते हैं? प्राइम कॉलम्स कहते हैं जो कि हमारे पास कैंडिडेट कीज होती हैं, ठीक है। और नॉन प्राइम कॉलम्स क्या होते हैं? कैंडिडेट की से मुराद क्या है? जो प्राइमरी की, सही ना, तो वो सेकेंडरी की, इस तरह से। तो नॉन प्राइम कॉलम्स क्या है? या कॉम्बिनेशनल की हो, जितनी भी कीज है हमारी तो वो यूनिक वैल्यूज होती हैं, तो वो जो है ना प्राइम कॉलम्स कहलाते हैं। और नॉन प्राइम कॉलम्स जो कि नॉन यूनिक वैल्यूज हो या कैंडिडेट की ना हो, ठीक है, इसमें डुप्लीकेशन हो रही हो, नल वैल्यूज भी आ सक रही हो, ठीक है, तो वो नॉन प्राइम कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल लफ्जों में कहें तो नॉन यूनिक वैल्यूज, ठीक है। और नो कैंडिडेट की, ठीक है, जो कैंडिडेट की होगी वो प्राइम कॉलम, जो विदाउट कैंडिडेट कीज हैं या कैंडिडेट की के तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कॉलम्स, वो नॉन प्राइम की कॉलम्स होते हैं, ठीक है भाई। अब जो 2NF का रूल है वो ये कहता है कि कोई भी कॉलम, कोई भी एक कॉलम, जैसे मल्टीपल कॉलम्स हैं हमारे पास इस टेबल के अंदर, तो कोई एक भी कॉलम अगर वो डिपेंड कर रहा है और जो हमारे कैंडिडेट की पर, और वो रिपीट भी हो रहा है, तो उसको टेबल में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिंपल लफ्जों में से कहेंगे नो कॉलम इन टेबल should depend on candidate,
इसका मतलब वो जो कैंडिडेट की है हमारे पास, उस पर कोई कॉलम अगर डिपेंड कर रहा हो तो फिर वो हमें उस टेबल में नहीं लिखना है, हमें उसे रिमूव करना होगा। ठीक है, इसे सिंपल लफ्जों में मैं लिख रहा हूँ, वरना इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बताया जाता है। लेकिन जो 2NF है वो ये कहता है कि सबसे पहले तो ये रूल फॉलो हो रहा हो कि वो टेबल 1NF पे हो, यानी उसमें कोई मल्टीपल वैल्यूज यूज ना हो रही हो किसी भी कॉलम के लिए। दूसरी बात यह है कि उसमें कोई भी कॉलम ऐसा ना हो जो कि डिपेंड कर रहा हो कैंडिडेट की पर। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है ये समझने की तरकीब ये है कि भाई सबसे पहले फर्ज करो हमारे पास एक नेम है, ठीक है, या और अच्छा कर दो इसे, एक NIC है किसी का, NIC नंबर है, ठीक है, NIC नंबर जो भी है फर्ज करो 1 2 3 4 जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर एक आ रहा है कॉलम हमारे पास किसी पर्सन की या एम्प्लॉय की NIC है और एम्प्लॉय की सैलरी आ गई, ठीक है, या सैलरी आ गई या कॉन्टैक्ट नंबर आ गया उसका, फर्ज करो कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय का कोई फर्ज करो जो ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है, ये ज्वाइनिंग डेट नहीं है और सिंपल कर दो, सिंपल एम्प्लॉय की जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ पर जो है ना वो जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है फर्ज करो तो वो प्रोजेक्ट का नेम है, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम है। तो ये 3 कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, उसका ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, उसका NIC नंबर आ गया। अब वो हो सकता है प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहा है, ठीक है, दोबारा से वही एम्प्लॉय है, उसका दोबारा से हमने वही कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा और वो इस बार लिखा है जो भाई प्रोजेक्ट बी में काम कर रहा है। सेम इस तरह कोई दूसरा एम्प्लॉय है जिसका नंबर है 1 3 5 6 9 जो भी नंबर है और वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी इस तरह से कोई भी आ गया 1 3 5 4 8 जो भी नंबर है, वो प्रोजेक्ट ए पे भी काम कर रहा है या वो हो सकता है प्रोजेक्ट सी पे भी कर रहा हो, वो किसी भी काम कर रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट पे। लेकिन मेन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर NIC एक ऐसा यूनिक कॉलम है जो कि एज अ कैंडिडेट की पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर उसका है जो कि आमतौर पे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो चेंज भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, नल वैल्यू भी आ सकती है इसमें, तो ये प्राइम के तौर पे यूज नहीं होता, प्राइम कॉलम जो है अपने पास, ठीक है, तो ये एक नॉन प्राइम कॉलम है, ठीक है, तो इसमें मल्टीपल भी यूज हो सकते हैं नंबर, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि ये जो नॉन प्राइम कॉलम है कॉन्टैक्ट नंबर, ये बार बार सेम चीज यूज हो रही है और डिपेंडेंट है इस NIC पर। जब इस NIC पर ये डिपेंडेंट है तो हम इसको इसी टेबल के अंदर देखें तो ये रिपीटेशन हो रही है बार बार कि हमें NIC भी शो करना है और उसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है। इसको और अच्छे लफ्जों में देखना चाहें तो हम इसे यहाँ पर इसमें नेम भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो नेम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो फर्ज करो उसका नाम आ गया ABC, ये दोबारा से यहाँ पर नेम आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया नेम ABC, यहाँ भी ये सेम नाम आ गया, रिपीट हो गया ABC, ये यहाँ QRS जो भी नाम आ गया डिफरेंट, ठीक है, तो ये सेम नेम आ रहा है, सेम NIC नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, सेम जो है ना ये कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ अगर मैं कैंडिडेट की कहता हूँ मेरे पास ये NIC नंबर है, ठीक है, जो कि मेरी कैंडिडेट की है, तो कैंडिडेट की के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो है ना ये जो नॉन प्राइम कॉलम्स है जिसमें नेम है कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरे पास रिपीट हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता ये कॉलम के अंदर बार बार रिपीट हो। तो सही मायनों में इसे कहेंगे हम कि ये दोनों नॉन प्राइम कॉलम जो कि कॉन्टैक्ट और नेम है ये डिपेंड कर रहे हैं NIC पे। कैसे डिपेंड कर रहे हैं कि जहां ABC इसके लिए और 1 2 3 4 5 ये सेम कॉन्टैक्ट यूज हुआ, वहां दूसरे में भी यही सेम चीजें रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन बढ़ गई। तो ये चीज हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से गलत हो गया। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म का रूल ये कहता है कि नो कॉलम इन टेबल शुड डिपेंड ऑन कैंडिडेट की, ठीक है, तो कैंडिडेट की जो हमारे पास है जो कि हमने अभी फिलहाल NIC को रखा हुआ है, इसके हिसाब से ये जो कॉलम्स हैं ये हमें चेंज करने पड़ेंगे, यहां से रिमूव करने पड़ेंगे। तो इसकी जो सही फॉर्म बनेगी उसके हिसाब से फिर हमें यहाँ पर 2 टेबल बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर अच्छे तरीके से चाहें तो एक NIC जो नंबर है हमारे पास वो क्योंकि हमारी कैंडिडेट की है तो उसके जरिए हम यहाँ पर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर को एक सेपरेट टेबल में लिख देंगे। अब यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ कि भाई ये 1 2 3 4 वाली जो NIC नंबर है उसका जो नेम है वो ABC है और इसका कॉन्टैक्ट जो है ना वो 1 2 3 4 5 या जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आ गया। सेम इसी तरह यहाँ दूसरा नाम आ गया QRS
और इसका नंबर आ गया यहाँ पर 13569 और इसी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आ गया 13548। तो ये मेरे पास एक सेपरेट टेबल हो गया। अब मैं इसे कोई भी नाम दे दूं टेबल को, तो पर्सन का या एम्प्लॉय का जो भी। और दूसरा टेबल जिसमें मुझे डाटा एंट्री करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट डिटेल और इसके हवाले से, तो वहां पर मैं सिर्फ इसकी कैंडिडेट की यूज करूंगा, क्योंकि कैंडिडेट की से यूनिक इसकी आइटम्स रिकॉर्ड सारे उठाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसकी NIC यूज करूंगा और अब कैंडिडेट की के जरिए मुझे सिर्फ डाटा एंट्री करनी होगी कि ये फर्स्ट करो ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट के हिसाब से A पे आ गया, फिर यही सेम 1 2 3 4 NIC के हिसाब से ये B में आ गया और ये यहाँ पर 13569 या जो भी ID है NIC नंबर जो भी है वो उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट C हो गया। अब ये मेरे पास नॉर्मलाइजेशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू सेकंड 2NF या सेकंड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि ये मैंने दो सेपरेट टेबल डिवाइड कर दिए। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये चीज कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म का बेसिक रूल ये है कि पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म उसमें अप्लाई हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट NF हो गया। दूसरी बात यह है कि कोई भी कॉलम, जैसे दो तरह के कॉलम होते हैं, हमने कहा एक प्राइम कॉलम्स होते हैं, नॉन प्राइम कॉलम्स। प्राइम कॉलम्स वो जिनके अंदर हमें प्राइम कॉलम जो कि कैंडिडेट की के तौर पे यूज हो रहे हो, यानी किसी और टेबल में प्राइमरी की हो, बाद में किसी और जगह ऐसा फॉरेन की यूज हो रहा हो, तो कैंडिडेट की हो वो कॉलम, तो वो प्राइम कॉलम्स है। और नॉन प्राइम कॉलम जो कि कैंडिडेट की ना हो, ठीक है, या उसके तौर पर ऐड भी ना कर रहा हो, यूज भी ना हो रहा हो उसमें। ठीक है, तो नॉन प्राइम कॉलम्स यहाँ पर कौन से हैं हमारे पास? कॉन्टैक्ट है, नेम है। तो ये जो नॉन प्राइम कॉलम्स हैं वो कोई भी ऐसा कॉलम ना हो जो कि डिपेंड कर रहा हो इस जो कैंडिडेट की पर है। ठीक है, अच्छा इसकी एक ऐसा भी है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर समझने के लिए लिख लो कि जरूरी नहीं है कि सारे नॉन प्राइम कॉलम डिपेंड करें। जैसे एक कॉलम फर्स्ट करो, यहाँ पर हम कहते हैं डेट है, तो डेट जो है ना वो कोई डिपेंड नहीं कर रही है, तो वो हो सकता है ज्वाइनिंग डेट हो या जिस वक्त एंट्री की जा रही है उस वक्त की डेट, टाइम स्टैम्प हो, तो वो जो डेट या कॉल एंट्री होगी तो ये एक सेपरेट ऐसा नॉन प्राइम कॉलम है जो कि इस NIC पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी नॉन प्राइम कॉलम जो कि डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट इस तरह पता चलेगा कि जहां वो NIC नंबर यूज होगा सेम वहां पर वही चीज रिपीट हो रही होगी। तो रिपीटेशन हो रही है सेम, इसका मतलब हमारे टेबल में रिपीटेशन ज्यादा हो गई, तो हम इन कॉलम्स को, नॉन प्राइम कॉलम्स को अपनी कैंडिडेट की के साथ एक सेपरेट जगह मेंशन कर देंगे, एक सेपरेट टेबल बनाकर, और प्राइमरी या कैंडिडेट की के जरिए जैसे फॉरेन की यूज करते हैं किसी टेबल में, इस तरह से हम उसको मेंशन कर देंगे अपने जो अलग टेबल के अंदर जो भी डाटा हमें ऐड करना है। ठीक है, इसमें हम कोई कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट और कोर्स की डिटेल है, टीचर और स्टूडेंट की डिटेल है। मैंने शायद लास्ट टाइम एक टीचर और स्टूडेंट की डिटेल के हिसाब से बनाया भी था। ठीक है ना, तो ये उसमें वो भी मेंशन कर सकते हैं हम। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसमें एक बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे एक ये स्टूडेंट का टेबल है मेरे पास, स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट ID और या फिलहाल नेम कर लो, नेम, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर हमें मेंशन किया हुआ है टीचर नेम। ठीक है, टीचर नेम है और कोर्स है नेम। अब स्टूडेंट नेम फर्स्ट करो ABC, कॉन्टैक्ट 1 2 3, टीचर नेम यहाँ पर आ गया PQR। ठीक है, कोर्स नेम यहाँ आ गया फर्स्ट करो ITC। इसी तरह सेम दूसरा एंट्री हो गई यहाँ पर कि ABC के दूसरे कोर्स के लिए फर्स्ट करो वो CP का कोर्स है। ठीक है, तो CP के कोर्स के लिए XYZ कोई दूसरा टीचर है और ये कॉन्टैक्ट नंबर सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये स्टूडेंट का और टीचर का, कोर्स का, सबका रिकॉर्ड तो है, लेकिन ये कॉन्टैक्ट ऐसा है हमारे पास। फिलहाल हम यहाँ पर नेम को यूज कर रहे हैं एज अ कैंडिडेट की, सही है, क्योंकि यूनिक है, रखना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट ऐसा है जो कि नॉन प्राइम कॉलम है। ठीक है, कोई और एक और एंट्री कर देते हैं EFG, और यहाँ पर 4 5 6 ये टीचर PQR, इसे भी ITC के कोर्स में एनरोल्ड है। ठीक है भाई, तो इस तरह से मल्टीपल हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे
और रिपीटेशन भी होगी क्योंकि ये हम एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट की, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि इसमें अभी हम बेसिक वे में काम कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड एंट्री कर दी है हमने बस। कोई हमने ये नहीं सोचा कि हमारे पास प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, लेकिन एज अ कैंडिडेट की हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिक है जिसके जरिए रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि कैंडिडेट की पर डिपेंड कर रहा है, टीचर का कॉलम तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि टीचर कोई भी हो सकता है, हर बार दूसरों पे भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ ये जो कॉन्टैक्ट है ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, नेम के ऊपर। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर एक ऐसा नॉन प्राइम कॉलम है जो कि डिपेंड कर रहा है नेम पर, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो मैं यहाँ स्टूडेंट का टेबल बना देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट के टेबल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का नाम दे दिया मैंने और यहाँ पर नेम, और दूसरा कॉलम मैंने यूज कर दिया कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो नेम और कॉन्टैक्ट के दो कॉलम यूज करें। अब यहाँ पर नेम के साथ जो नेम आ जाएगा और EFG जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर एक एक बार यूज कर लिए जाएंगे, जैसे हम नेम और स्टूडेंट के हिसाब से इसको अलग सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे टेबल के अंदर हमें जो मेंशन करना होगा, इसे हम डिटेल टेबल या जो भी नाम दे दें टेबल को, यहाँ मैं सिर्फ वो कैंडिडेट की यूज करूंगा जो कि स्टूडेंट के टेबल की है, जैसे यहाँ पर ABC। अब इसको मैंने नेम एज अ कैंडिडेट की यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। और दूसरी यहाँ चीज सिर्फ टीचर का नेम और कोर्स का नेम, ठीक है। अब यहाँ पर ये ITC और सेम ये CP और ITC दोबारा से ये इस पे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर PQR, ये PQR और ये XYZ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने वो जो एक्स्ट्रा एक कॉलम था, अच्छा मैं समझाने के लिए भी फिलहाल एक ही बना रहा हूँ, लेकिन हो सकता है जाहिर बात है ये कॉन्टैक्ट, एड्रेस, एज और बहुत सारे मल्टीपल कॉलम ऐसे हों, उसकी CGPA वगैरह, जो जितने जितने मल्टीपल कॉलम्स होंगे स्टूडेंट के, तो वो बार बार डाटा रिपीट हो रहा होगा। तो हम चीज सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो हम रिपीटेशन कम कर दी यहाँ पे। अब रिपीटेशन सिर्फ कैंडिडेट की में एक बार होगी और बाकी के डाटा वैसे ही आएगा, लेकिन वो डिपेंडेंट कॉलम्स से बुलाते हैं कि जो कि फुली डिपेंडेंट कर रहे हो कैंडिडेट की पर, जैसा कि कॉन्टैक्ट था, वो हमने सेपरेट कर दिए एक जगह पर। तो ये चीज होती है हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसका मेन मोटिव ये होता है कि कोई भी नॉन प्राइम कॉलम कैंडिडेट की पर अगर डिपेंड कर रहा है तो हमें उसे एक सेपरेट टेबल में रिमूव करके लिखना पड़ेगा, हम उसे रिपीटेशन के साथ यूज नहीं कर सकते टेबल में, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सिंपल थी कि जिसमें एक कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज यूज ना हो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म सिंपल ये कहता है कि इसके अंदर कोई भी नॉन प्राइम कॉलम, यानी कोई भी ऐसा कॉलम जो कि डिपेंड कर रहा हो, या कोई भी कॉलम जो डिपेंड कर रहा हो कैंडिडेट की पर, जिस कैंडिडेट की के जरिए हम एक्सेस करना चाह रहे हैं डाटा, वो कोई भी हो सकती है, तो उसके अंदर अगर डिपेंड कर रहा है उस पर, तो वो हम उसको रिमूव करके एक सेपरेट टेबल में यूज करेंगे और फिर टेबल के अंदर सिर्फ कैंडिडेट की के जरिए दूसरे डाटा जो कि इंडिपेंडेंट डाटा रिकॉर्ड्स हैं, कॉलम सारे इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, वो सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो डिपेंडेंट कॉलम्स जो कि कैंडिडेट की पर हो उन्हें सेपरेट करना है और इंडिपेंडेंट कॉलम्स को यूज करना है। तो इस हिसाब से हमारे पास दो अलग अलग टेबल बन जाएंगे, या हो सकता है मल्टीपल और भी बन जाए, वो डिपेंड करता है कितने, क्योंकि कैंडिडेट की एक है तो हमारे पास एक ही सेपरेट कॉलम बनेगा इसका, ठीक है। तो सेकंड NF के जरिए कैंडिडेट की पर डिपेंडेंट कॉलम्स को एक सेपरेट टेबल में रिमूव करके लिखना है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 3NF, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, मल्टीपल वैल्यूज अगर आ रही हैं एक कॉलम की तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं है, हर कॉलम में एक वैल्यू आए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, नॉन प्राइम कॉलम्स अगर डिपेंड कर रहे हैं कैंडिडेट की पर तो उन्हें रिमूव करके एक सेपरेट टेबल में लिखना होगा ताकि रिपीटेशन कम से कम हो जाए, ठीक है। तो कैंडिडेट की हमेशा एक ही होगी, तो उस पर अगर डिपेंड कर रहे हैं नॉन प्राइम कॉलम तो उन्हें रिमूव किया जाए, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि एक तो डिपेंड कर रहे हैं कैंडिडेट की पर कुछ कॉलम्स, लेकिन अगर कोई एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम पे भी डिपेंड कर रहा है कैंडिडेट की के अलावा तो उसको भी सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ एनी कॉलम डिपेंडेंट ऑन अदर कॉलम्स शुड बी रिमूव्ड। शुड बी रिमूव कह लो या शुड बी सेपरेट कह लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कॉलम
किसी दूसरे कॉलम पे, कैंडिडेट की के अलावा किसी दूसरे कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें उसे भी सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। कैसे, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह हमने अभी टेबल देखा कि यहाँ पर फर्स्ट करो, यहाँ पर एक 4 कॉलम है मेरे पास, और 4 कॉलम में यहाँ स्टूडेंट का नेम आ गया, ठीक है। स्टूडेंट के नेम के साथ यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है हमने यहाँ पर एक और लिख दिया कोर्स नेम। कोर्स नेम में कोर्स ड्यूरेशन यूज कर लिया मैंने, ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स फी, ठीक है। और यहाँ इसके अलावा स्टूडेंट की एज भी यूज कर ली, चलो ठीक है। तो ये इसमें देखा जाए तो मेरे पास और स्टूडेंट का कांटेक्ट भी, ठीक है। टेबल को मैंने थोड़ा ज़्यादा कॉलम्स यूज कर लिया। तो ये है नेम, कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है, या कोर्स फी, और कोर्स फी के बाद स्टूडेंट की एज और स्टूडेंट का कांटेक्ट। तो ये बहुत सारे कॉलम एक साथ एक ही टेबल में, मल्टीपल डाटा इसमें इसी तरह एंट्री हुआ होगा। ये ABC आ गया, कोर्स नेम ITC आ गया, ग्रेड आर 3 हो गए, ड्यूरेशन 3 ग्रेड आर्स हो गया, फीस उसकी फर्स्ट करो 15,000 हो गई, ठीक है, एज 20 आ गई, कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5, इस तरह मल्टीपल डाटा आ रहा है इसमें, ठीक है। तो सेम यही स्टूडेंट है, दोबारा इसने ITC के अलावा दूसरा कोर्स ले लिया CP, वो भी 3 ग्रेड आर का है, 15,000 फीस और 20 ही सेम एज 1 2 3 4 5। सेम इस तरह यहाँ पर देखा तो एक दूसरा स्टूडेंट है PQR, उसने भी CP का कोर्स लिया, उसके भी 3 ग्रेड आर्स हैं, यहाँ सेम फीस है, उसकी फर्स्ट करो 22 एज है और उसका नंबर अलग है 54321, ठीक है भाई। अब यहाँ गौर से देखा जाए तो हमारे पास एक तो स्टूडेंट के नेम का जो हमारा कैंडिडेट की है उस पर डिपेंड करने वाले 2 कॉलम जो कि 2NF के हिसाब से एज और कॉन्टैक्ट कैंडिडेट की पर डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो इस नॉन प्राइम के कुछ ऐसे भी कॉलम हैं जो कि कोर्स फी है, कोर्स ड्यूरेशन है, जो कि कैंडिडेट की पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अलावा किसी दूसरे कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे CP का कोर्स है तो उसका अलग जो ड्यूरेशन वगैरह है वो उसके साथ है, अगर ITC का कोर्स है तो उसका ड्यूरेशन उसके साथ अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं ITC के लिए, ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं CP के लिए, और ये चीज रिपीट हो रही है। हालांकि इनका कैंडिडेट की से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन ये दोनों कॉलम इस पर डिपेंड जरूर कर रहे हैं। तो ऐसे में थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि अगर कोई ऐसा कॉलम है जो कि कैंडिडेट की के अलावा किसी और दूसरे कॉलम पे भी डिपेंडेंट है तो उसको भी सेपरेट करके लिखा जाए। इसका मतलब यहाँ हमारे पास एक टेबल तो ये बन जाएगा जो कि स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट की नेम, स्टूडेंट की एज और स्टूडेंट का जो कांटेक्ट नंबर है वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक टेबल बन जाएगा कोर्स का, जिसमें कोर्स का नेम, कोर्स के नेम के बाद यहां पर कोर्स का ड्यूरेशन या ग्रेड आवर्स कह लो, ठीक है, जो ये ड्यूरेशन वाला कॉलम है, ठीक है, और फी का कॉलम, ठीक है। तो ये 2 टेबल तो अलग हो गए। तीसरा कॉलम वो होगा जो कि स्टूडेंट और कोर्स का कॉलम कह लो या स्टूडेंट कोर्स का कॉलम। इसके अंदर हम ये एंट्री कर देंगे कि हम सिर्फ रखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट की जो नेम है, जो जिससे उसकी पहचान है, और कोर्स का नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम, ठीक है। अब ये हमने इसमें क्या किया, 3NF के हिसाब से हमने इसे नॉर्मलाइज कर दिया। अब मिसाल के तौर पे इसमें अगर स्टूडेंट नेम यहाँ ABC हमने लिखा, वो एज यहाँ पर आ गई 20, इसका कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5, एक बार ये यूज हो गया। एक बार यहाँ पर हमने PQR, ये यहाँ पर 22 एज आ गई, और ये 5 4 3 2 1, ये एक बार स्टूडेंट के अंदर डाटा एंट्री हो गई। कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो कोर्स के अंदर कोर्स ITC का आ गया पहली बार, दूसरी बार CP आ गया, दोनों के क्रेडिट आर 3 आ गए और फी आ गई 15,000, ठीक है। तो ये यहाँ पर एंट्री हो गई। अब हमें इसमें सिर्फ कोर्स का नाम और स्टूडेंट का नाम एंट्री करना है। ABC एक मरतबा ITC कोर्स में रजिस्टर हुआ, फिर ABC एक मरतबा CP के कोर्स में रजिस्टर हुआ, फिर दूसरा जो PQR स्टूडेंट है वो भी रजिस्टर हो गया CP के कोर्स में।
तो ये दरअसल हमने जो जिस रूल के हिसाब से सेपरेट किया, अब ये जरूरी नहीं है 3 ही टेबल हो, मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी डिपेंडेंट है कॉलम्स पर कितनी चीजें। हो सकता है एड्रेस होता है, एड्रेस के साथ सिटी होता है, स्ट्रीट नंबर होता है, वो एड्रेस पे डिपेंड कर रहा होता, तो एड्रेस का एक अलग टेबल बनता। तो ये मल्टीपल टेबल बन सकते हैं हमारे पास। लेकिन देखना सिर्फ ये है कि प्राइम कैंडिडेट की के हिसाब से अगर डिपेंडेंट कॉलम है तो ये हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से देख रहे हैं। अगर कैंडिडेट की के अलावा किसी और कॉलम पे डिपेंडेंट है तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने कैंडिडेट की के अलावा अगर वो किसी और कॉलम पे डिपेंडेंट थे तो हमने इनका भी टेबल सेपरेट कर दिया, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती है हमारे पास। ठीक है, फाइनली अब हमने तीनों थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक कर लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें हमें ये आइडिया हो गया अब हमारा जो डेटाबेस था वो नॉर्मलाइज तो हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा में अगर हम चाहें तो एक और नॉर्मल फॉर्म है BCNF, जिसको मैंने बताया था अभी, इसको लिखते हैं वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वॉइस कॉड NF नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अच्छा वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसका सिर्फ मोटिव इतना है या रूल सिर्फ एक ये है सिंपल कि चाहे आपके पास कितने भी टेबल्स यूज हो रहे हो डेटाबेस में, हर टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, यानी सिर्फ एक ही रूल। यानी ये तो तय है, तीनों नॉर्मल फॉर्म का रूल ये तो था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मल्टीपल वैल्यूज यूज ना हो। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी अप्लाई हो रही हो और उसके बाद कोई भी कॉलम कैंडिडेट की पर डिपेंडेंट हो तो उसे सेपरेट किया जाएगा टेबल में। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी इंप्लीमेंट हो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी इंप्लीमेंट हो, उसके बाद हम कहेंगे कोई भी ऐसा कॉलम हो जो कैंडिडेट की के अलावा किसी और पर डिपेंडेंट कर रहा हो, तो डिपेंड हो रहा हो, तो फिर हम उसको भी सेपरेट कर देंगे टेबल में। ठीक है, और BCNF ये कहती है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों इंप्लीमेंट हो रही हो। ठीक है, तो फर्स्ट NF, दूसरा सेकंड NF, तीसरा थर्ड NF, ये तीनों इंप्लीमेंट हो रही हो, उसके बाद ओनली, या इसको यूं कह लो सिंपली, देयर विल बी ओनली वन प्राइमरी की फॉर ईच टेबल। ठीक है, हर टेबल के लिए सिर्फ एक ही प्राइमरी की यूज होगी, एक से ज्यादा प्राइमरी की यूज नहीं हो सकती। ये सिर्फ BCNF का रूल है। ठीक है, ये तीनों ये तो इंप्लीमेंट हो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद हर टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की यूज हो सकती है, एक से ज्यादा यूज नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है जो नॉर्मली हम हर टेबल के अंदर यही काम करते हैं। जैसे स्टूडेंट का टेबल मैंने बनाया, तो हम स्टूडेंट के टेबल के अंदर भले मैंने उसमें नेम और सब चीजें यूज करी, तो मैंने उसमें एक ID यूज कर ली। अब वो 1 2 3, अब जितने भी मेरे पास स्टूडेंट के नेम के कॉलम है अगर, तो मैं उसमें ID प्राइमरी की अपनी एक ही कॉलम को रखूंगा कि ये मेरा ID जो है मेरा प्राइमरी की है, बाकी नेम इसमें ABC DEF और ये PQR ये अलग अलग हो सकते हैं। भले मैंने इसमें यहाँ एज 20 और 22 जो भी एज वगैरह दे दी, कॉलम प्राइमरी की यूनिक एक ही होगी। सेम इस तरह अगर ये मेरे पास टीचर का टेबल है, ठीक है, ये यहाँ स्टूडेंट का टेबल है, सेम इस तरह टीचर का टेबल है, तो इसमें भी एक मेरे पास यूनिक प्राइमरी की होगी। ठीक है, वो प्राइमरी की के बाद मेरे पास यहाँ पर दूसरे कॉलम कितने भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यहां पर भी ठीक है भाई, तो ये बेसिक रूल है BCNF का कि को कितने भी नंबर ऑफ टेबल्स आपके पास हो, हर टेबल की प्राइमरी की सिर्फ एक ही होगी। ठीक है भाई, और प्राइमरी की तुम्हें पता है वो नॉट नल का कंस्ट्रेंट भी होता है उसमें और यूनिक भी होता है, वो वैल्यू ना तो डुप्लीकेट होती है और ना ही उसमें नल वैल्यू इंसर्ट हो सकती है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक था। इसका मेन मोटिव यही था कि हम डेटाबेस से रिपीटेशन, अपने टेबल्स के अंदर से रिपीटेशन कम से कम कर दें। ठीक है, ताकि वैल्यूज एक के बाद एक ज्यादा से ज्यादा रिपीट ना हो, तो हमारे डाटा का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा और क्वेरीज लगाने में, इंसर्शन, डिलीट और अपडेट, इन चीजों में हमें बार बार रिपीटेशन के जरिए परेशानी होगी उन चीजों को अपडेट करने की। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर एज वगैरह बार बार रिपीट हो रही है किसी एक टेबल के अंदर, तो मुझे अगर एक रिकॉर्ड में अपडेट करनी है एज, तो मुझे सब में करनी होगी बार बार। ठीक है ना, तो यानी अगर इस तरह का टेबल जो हमने इनको यूज करके बनाया था लास्ट, तो इसका जो मेन मोटिव ये होता है वो ये होता है कि अगर फर्स्ट करो नेम है और एज है, तो उसके अंदर एज अगर 20 है, ये नेम यहाँ ABC आ गया और ये कोर्स नेम है ITC, यहाँ CP, यहाँ फर्स्ट करो DBMS, यहाँ ये सेम चीज रिपीट हो रही है।
तो अगर ये सेम रिपीटेशन हम बार बार यूज करते रहेंगे, तो अगर एज की तरह फर्स्ट करो कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरे कॉलम्स भी हैं यहाँ पर और डिटेल भी हम एक ही टेबल में रख रहे हैं, तो कल को अगर हमें एज अपडेट करनी है स्टूडेंट को, ठीक है भाई, या फिर हमें जो फर्स्ट करो कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपडेट करना है, ठीक है, तो स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट अपडेट करना है तो हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड में नहीं, तमाम डेटाबेस में जाकर मल्टीपल रिकॉर्ड ढूंढने पड़ेंगे उसके, और सब में अपडेशन करनी पड़ेगी। तो अपडेशन अगर डिलीट करना है मुझे किसी चीज़ को, तो मुझे हर जगह से जाकर डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कोर्स नेम भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा अगर मैं रिकॉर्ड डिलीट कर दूंगा तो, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इंसर्ट करना है रिकॉर्ड, तो मुझे फिर उसमें ये भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ क्या चीज़ है, क्या चीज़ इंसर्ट करूँ यहाँ पर, तो एक एक चीज़ इश्यूज आते हैं हमारे पास। तो ये चीज़ आती है इंसर्ट, डिलीट और अपडेट एनोमली, ठीक है। एनोमली का इसका मकसद यही है कि ये इश्यूज जितने भी आते हैं हमारे पास इंसर्ट डिलीट अपडेट में, वो यहाँ पर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये हमें अपडेट करना है, और मैंने कहा ये 1 2 3 से 4 5 6 हो गया, तो मुझे तमाम रिकॉर्ड्स में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वजह है कि हम जब नॉर्मलाइज कर देते हैं डेटाबेस को, तो हमारे पास ये सारे इश्यूज भी नहीं आते, डाटा भी साइज भी रिड्यूस हो जाता है, और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, और क्वेरीज की जो स्पीड है उसमें भी फर्क आ जाता है, ठीक है भाई। तो क्वेरीज जो है ना वो भी फास्ट रिजल्ट ला कर देती हैं।